हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेवन एजुकेशन, जहाँ पर आप देख रहे हैं यूपी टेट स्पेशल क्लासेस के द्वारा हम आपके यूपी टेट जो अभी आने वाला है और उसके तुरंत बाद जो वैकेंसीज आने वाली हैं उनकी तैयारी के लिए आपको बिल्कुल एक ऐसी सीरीज़ शुरू कर दी है जिसमें से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस लगने वाले हैं। दोस्तों, हमने ये जो सीरीज़ शुरू की है ये पिछले सालों की जो यूपी टेट के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से जो टॉपिक वाइज है अधिकतर टॉपिक्स को हमने कवर किया है। तो आप जब देखेंगे तो ईवीएस के थ्रू भी आपके जो एग्ज़ाम में पॉइंट्स हैं यानी कि मार्क्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम इसका पहला टॉपिक शुरू करेंगे, लेकिन शुरू से शुरू करेंगे हम। हमारा टॉपिक है सौरमंडल। सौरमंडल से संबंधित, क्योंकि जो हमारा सौरमंडल है वैसे तो आकाशगंगा एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, लेकिन हम अपने सौरमंडल की बात करेंगे क्योंकि सौरमंडल से ही 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। हमारे सौरमंडल का जो सेंटर है वो है सन, यानी कि सूर्य है। जो सूर्य है ये इसका सेंटर है और सभी जितने भी ग्रह हैं या उपग्रह हैं या किसी प्रकार के जो छोटे ग्रह हैं जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं, या कोई भी धूमकेतु हैं, वो इस सौरमंडल परिवार का एक हिस्सा है और ये सभी इसी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो हम जानकारी हासिल करेंगे कि सूर्य के कितने चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं और उनके कितने उपग्रह हैं, किसको क्या उपमा दी गई है, कौन सा ग्रह किस गैस का या धरातल का ठोस का बना हुआ है। तो उसके बारे में आप लोगों से मैं कहूँगा कि आप लोग एक नोटबुक ले लें और उसकी नोट्स बनाते चलें, क्योंकि पिछली परीक्षाओं के आधार पर ही आपको ये टॉपिक्स तैयार कराए जा रहे हैं। तो सबसे पहले सूर्य के सबसे नज़दीक जब हम चलेंगे तो सूर्य के सबसे नज़दीक पहले कौन सा ग्रह बनेगा। ग्रहों का क्रम है, पहले बुध है सूर्य से, मरकरी और शुक्र ग्रह है जिसे इंग्लिश में वीनस कहते हैं, पृथ्वी यानी कि अर्थ तीसरे नंबर पर आती है, मंगल यानी कि मार्स, बृहस्पति, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, शनि, सैटर्न वलय के लिए प्रसिद्ध है, अरुण, यूरेनस और जो वरुण ग्रह है नंबर 8, इसे हम इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 8 ग्रह हैं और 8 ग्रहों को सूर्य से क्रम वाइज इसी प्रकार से लिखा गया है, आप इसको नोट कर लें। तो देखिए, जो हमारी मंदाकिनी है इसका कम से कम करीब 80% जो हिस्सा है वो सर्पीला आकार है, यानी कि सर्प के रूप में लहराता हुआ सा प्रतीत होता है। और जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य से तीसरे नंबर पर आती है। तो सबसे पहले सूर्य की शुरू चलते हैं। तो यहाँ पर ये आपका जो सबसे पहला है वो है बुध ग्रह है। ये दरअसल में काफ़ी गर्म ग्रह है और इतना गर्म है कि इसके तापमान को यदि हम देखें और इसकी रात के तापमान को देखें तो इसमें भी काफ़ी हद तक डिफरेंस मिलता है, यानी कि इसका जो रात का तापमान है वो माइनस में करीब 173 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है, माइनस में पहुंच जाता है। और जो अधिकतम तापमान है वो 427 डिग्री पहुंच जाता है। तो ये काफ़ी गर्म ग्रह है और एक अनियमितताओं से भरा हुआ ग्रह है। और उसके बाद जो है उसके बाद आता है आपका एक शुक्र ग्रह है, पृथ्वी से दूसरे नंबर का ग्रह है हमारा शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह को आप देखें तो ये बिल्कुल आकार में प्रकार में हर प्रकार से पृथ्वी के बराबर ही प्रतीत होता है। हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक जो गर्म ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र ग्रह को ये इतना अधिक चमकीला है कि इसको पृथ्वी की भगिनी के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी की भगिनी यानी कि पृथ्वी की बहन कहते हैं इसको, सांझ का तारा कह देते हैं, सांझ का तारा, या इसे हम भोर का तारा भी कहते हैं। क्योंकि जब हम इसको सुबह में या शाम में सूर्य उगते समय या सूर्य छिपते समय जब हम इसे देखते हैं हमें दोनों दिशाओं में यानी कि पूर्व और पश्चिम में बिल्कुल बहुत ही चमकीले रूप में दिखाई
देता है और ये हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह भी है। दोस्तों तीसरे नंबर का ग्रह है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसकी जल की उपस्थिति की वजह से, जो जल है यहाँ पर इसकी उपस्थिति की वजह से इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो सौरमंडल है हमारा, जो अभी मैं आगे भी डिस्कस करूँगा, इसमें सबसे ज़्यादा जो जीवन है, सबसे ज़्यादा क्या कहूँगा, मैं कहूँगा केवल एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पनपा है और अपने जल की उपस्थिति की वजह से इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। और ये दोनों जो ग्रह हैं शुक्र पृथ्वी आकार में भी लगभग एक जैसे हैं, हालांकि तापमान में बहुत अंतर है क्योंकि हमारे पृथ्वी का अधिकतम तापमान लगभग 50 डिग्री आसपास हो जाता है, लेकिन शुक्र का तापमान बहुत अधिक होता है। सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह यही है। आगे बढ़ते हैं, मंगल ग्रह। मंगल होगा, और यदि हम इनके अभी इनके उपग्रह की भी बात करेंगे कि जिनके जो उपग्रह हैं, तो हम देखें तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो एक ही है और वो है चंद्रमा। तो दोस्तों जब सूर्य पृथ्वी की दूरी का आकलन करें तो यहाँ से यहाँ तक का जो सूर्य का प्रकाश है उसे पहुँचने में लगभग, यहाँ से जो प्रकाश है वो करीब 8 मिनट और 16.6 सेकंड का समय लगता है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। और एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। मंगल की बात करें तो मंगल को हम इसकी जो आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड की वजह से इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका धरातल अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार हम देखें तो ये लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस और एक डीमोस, 2 उपग्रह। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इनमें से एक के बारे में पूछा गया था कि मंगल ग्रह का कौन सा उपग्रह है, और शुक्र ग्रह और बुध ग्रह के बारे में क्वेश्चंस एग्जाम में यूपी टेट में पूछे जा चुके हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। मंगल के बाद बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह इस सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि सबसे बड़ा, और इस बड़े ग्रह के कारण के नाते आप ये कह सकते हैं कि इसके जो उपग्रह हैं उनकी संख्या भी, इनके जो उपग्रह हैं वो लगभग, बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और इस बृहस्पति ग्रह के जो उपग्रह हैं वो हैं 67। और उसके बाद बृहस्पति के बाद यदि हम बात करें तो पृथ्वी के बाद आपका ये हो गया मंगल, बृहस्पति, इसके 67 उपग्रह हैं, और इसके बाद एक शनि उपग्रह होता है, शनि ग्रह है। इसके चारों ओर प्रकाश पुंज की मोटी परत है जो इसके वलय होते हैं, जिन्हें हम इनके वलय कहते हैं। 7 वलय हैं इनके, और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो सबसे खूबसूरत ग्रह भी इसको कहा जाता है। और बृहस्पति और शनि के बीच में एक बहुत सारे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह कह लीजिए या छोटे छोटे पिंड कह लीजिए वो भी मौजूद हैं। और शनि ग्रह के जो उपग्रह हैं वो हैं 62। इसका सबसे जो प्रसिद्ध उपग्रह है वो है टाइटन। टाइटन एक ऐसा उपग्रह है जो बिल्कुल ठोस है, और वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो अभी तक देखा गया है मोटे बर्फ की चादर वहाँ पर खोजी गई है। तो ऐसा लगता है कि उस बर्फ़ की चादर के निचली सतह पर बहुत ज़्यादा जो जल है, पानी है, वो तरल रूप में मौजूद है। तो शायद एक जीवन की संभावना यहाँ पर व्यक्त की जा सकती है। उसके बाद नंबर आता है वरुण का।
अरुण जो है वो हमारे इस सौरमंडल का 7वां ग्रह है, 7th नंबर का। ये ग्रह अपने आकार की में देखा जाए तो आकार में तीसरा नंबर इसका है। सबसे पहला नंबर बृहस्पति का है, दूसरा नंबर शनि ग्रह का है, शनि, और अरुण का नंबर है 3rd यानी कि तीसरा। इसके भी चारों तरफ वलय हैं, इसके चारों तरफ 9 वलय हैं और उनमें से 5 का नाम अल्फा बीटा गामा इस तरह से करके रखा गया है। ये अपने अक्ष पर उल्टा घूमता है, क्योंकि हमारे जो बाकी ग्रह हैं वे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ये सभी ग्रह की जो परिक्रमा का पथ है वो पश्चिम से पूर्व है, जबकि अरुण का जो पथ है वह पूर्व से पश्चिम की ओर बताया गया है, देखा गया है सॉरी उसको, कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर अपने अक्ष पर परिक्रमा करता है। इसके कुल उपग्रह हैं 27 और ये भी इसके विपरीत दिशा में ही परिक्रमा लगाते हैं। सबसे जो 8वां, ये हमारा कौन सा ग्रह हो गया, 7th नंबर का तो ये हो गया। 8वां ग्रह जो बताया गया है वो है, जिसकी खोज की गई है वो है हमारा वरुण ग्रह। ये सबसे दूर का ग्रह है, जो सूर्य के हमारे सौरमंडल में सबसे दूर का ग्रह है। और इसके बाद एक और ग्रह था जिसको हम यम के नाम से जानते थे, हालांकि उसको अब समाप्त कर दिया गया है, यानी कि वह हमारे जो ग्रह की परिभाषा है वो उस पर खरा नहीं उतरता है, जिसके कारण उसे ग्रह की श्रेणी से वापस हटा लिया गया। वरना उससे पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे। तो ये हमारा कुछ सौरमंडल के बारे में है। तो ये जो क्षुद्र ग्रह के बारे में आपको बताया गया था कि जो कुछ क्षुद्र ग्रह भी हैं जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। इन ग्रहों के अलावा, यानी कि इन 8 ग्रहों के अलावा, इन 8 ग्रहों के अलावा कुछ क्षुद्र ग्रह भी हैं, वो भी इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। तो ऐसे क्षुद्र ग्रह कभी कभी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से पृथ्वी के अंदर वातावरण में प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि कुछ तो वहीं पर ही वातावरण में ही जल करके खाक हो जाते हैं, लेकिन कुछ पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। आपको याद है महाराष्ट्र में एक लोनार झील है, महाराष्ट्र में लोनार झील, ये झील ऐसे ही एक क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने की वजह से बनी हुई है। दोस्तों यदि आप इस प्रकार के छोटे छोटे पॉइंट्स रेडी कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आपको निश्चित रूप से एग्जाम में ईवीएस में काफ़ी पॉइंट्स की हेल्प मिल जाएगी। हम इसको बिल्कुल ईवीएस की जो सीरीज़ है बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं। पिछले एग्जामिनेशंस के आधार पर टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। और यदि आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूपी टेट स्पेशल क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गैस और धूल के भी बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हैं जो बहुत दूर से हमारे सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें हम धूमकेतु कहते हैं। जब ये सूर्य की तरफ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश की वजह से जो धूल के कारण वो चमकने लगते हैं और इनकी एक प्रकार से जो पूंछ है वो भी काफ़ी लंबी हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं वैसे वैसे इनकी पूंछ सिकुड़नी शुरू हो जाती है। इन पर अध्ययन चल रहा है। ऐसा भी माना जाता है कि इन धूमकेतुओं के द्वारा लाए गए किसी कण की वजह से ही पृथ्वी पर जो है वो जीवन बनता है। तो ये तो अभी भविष्य की बात है कि अब आगे चल कर क्या रिसर्च होती है। तो धूमकेतु हैं वो भी इसके हमारे सौर परिवार के ही सदस्य हैं जो कि इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। तो दोस्तों अपने आकार और अपने गैसीय आवरण की वजह से इन सभी ग्रहों को एक अलग अलग नाम भी दिया गया है, एक अलग अलग उपमाएं भी दी गई हैं। वो मैं आपको नोट करा देता हूँ, उनको ज़रा आप नोट कर लीजिएगा तो ध्यान रहेगा, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं इस तरह की जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले
जैसे कि हम बात करें, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को हम किस और नाम से भी जानते हैं, वो हम कहते हैं कि वो पृथ्वी एक नीला ग्रह है। बृहस्पति को हम क्या कहते हैं, ये सब इनके उपनाम कह लीजिए। बृहस्पति ग्रह को क्या कहा जाता है, बृहस्पति को हम पीला ग्रह बोलते हैं। उपग्रह है सबसे बड़ा गयानिमीड, जिसका रंग पीला है। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसी प्रकार से इनको उपमाएं दी गई हैं, उनके नाम हैं। शनि को हम काला ग्रह कहते हैं, और इसी प्रकार से जो वरुण है उसे हरा ग्रह कहा जाता है। इनकी उपमाएं हैं कुछ जो कि इनको नाम दिए गए हैं। तो आप लोग इनके नोट्स बना लीजिए और इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये टेट में फ़ायदा होगा। जो आपको शुरुआत में बताई गई थी कि सूर्य से पहले बुध पड़ेगा और आगे बढ़ेंगे तो आपका शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है और बृहस्पति। ये 5 ग्रह ऐसे हैं, यदि हम चाहें तो इन्हें नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उसे हम रात की रानी या पृथ्वी का पुत्र भी कहते हैं। ग्रहण के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 2 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। ग्रहण 2 प्रकार के हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। सबसे पहले हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब हमें सूर्य दिखाई नहीं देगा तो सूर्य ग्रहण कहलाएगा। हम इसको लिख देते हैं, सूर्य नहीं दिखेगा। तो सूर्य कब नहीं दिखेगा, तो देखिए जब हम लोग पृथ्वी से उसको देखते हैं और हमारे बीच में यहाँ पर चंद्रमा आ जाता है तो ये बिल्कुल ढक जाएगा जो चंद्रमा है सूर्य से, और पृथ्वी पर इसकी चंद्रमा की परछाई पड़ेगी, यानी कि हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। यदि हम चंद्र ग्रहण की बात करें, चंद्र ग्रहण होगा तो चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी, जिसकी वजह से चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। इस कारण से ये चंद्र ग्रहण की स्थिति होगी, यानी कि यहाँ पर चंद्रमा नहीं दिखेगा, चंद्रमा नहीं दिखेगा। तो क्लियर होगा कि सूर्य ग्रहण में सूर्य नहीं दिखेगा और चंद्र ग्रहण में चंद्रमा नहीं दिखेगा। 2 स्थिति बताई गई हैं, एक उपसौर, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, और एक है अपसौर। उपसौर और अपसौर कैसी स्थितियां हैं? देखिए, जो उपसौर है वो ऐसी स्थिति है कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, और अपसौर जो स्थिति होती है वो पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है, तो इस स्थिति को हम अपसौर कहते हैं। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में आपको बता दिया है, उपसौर और अपसौर के बारे में आपको बता दिया गया है। तो अब हम यदि पृथ्वी के बारे में और बातें जानना चाहते हैं तो आपको मैं कुछ बातें बता देता हूँ, आप लोगों ने नोट कर सकते हैं। देखिए, पृथ्वी आकार में देखा जाए तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर
करीब 23-23.5 डिग्री झुकी हुई है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव हो चुका है, वो है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है और वो है चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और जो सूर्य का चक्कर है वो 365 दिन में पूरा करती है, और यदि अपने अक्ष पर घूमती है तो ये करीब 23 घंटे और 56 मिनट में अपना पूरा कर लेती है। देखिए, तो पृथ्वी जब अपनी दैनिक गति है, यानी कि जो 24 घंटे में वो चारों तरफ अपनी ही अक्ष पर घूम रही है, तो इसको हम कहते हैं दैनिक गति, या इसे हम घूर्णन गति भी कह देते हैं। और जो दिन और रात होते हैं वो भी इसी कारण होते हैं इसे। और यदि वार्षिक, यानी कि सूर्य जब के चारों तरफ चक्कर लगाएगी तो इसको हम बोलेंगे उसकी वार्षिक गति। इसको वार्षिक गति या परिक्रमण कहते हैं, और जो अपने दैनिक गति है उसको हम परिभ्रमण भी कह देते हैं। तो सूर्य के बाद एक और तारा है जो सबसे नजदीक का हमारा तारा है, वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये सूर्य के बाद एक और तारा है जो हमारे सबसे नजदीक पड़ता है। चंद्रमा पृथ्वी के जब चारों तरफ चक्कर लगाता है तो ये करीब 27 घंटे में चक्कर लगा देता है, और 27 घंटे और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो ये 27 दिन और 8 घंटे में पूरी अपनी परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक होता है तो चंद्रमा काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं सुपर मून, यानी कि चंद्रमा बहुत अधिक बड़ा दिखाई देने वाला। अब यदि हम देखते हैं कि यदि एक बात आती है कि ब्लू मून, ब्लू मून क्या होता है? ब्लू मून जो होता है कि चंद्रमा की गति के आधार पर अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी उसको एक अमावस्या और एक पूर्णिमा मानी जाती है। यदि किसी महीने में 2 बार पूर्णिमा आ जाए तो उसको ब्लू मून कहा जाता है। यानी कि यदि किसी महीने में, एक ही महीने में 2 पूर्णिमा पड़ जाती हैं तो वो जो होता है उस स्थिति को हम ब्लू मून। दोस्तों, ये था आज का हमारा ईवीएस का पार्ट फर्स्ट का, कह सकते हैं इसे। तो जो आपको रिपीटेड स्पेशल क्लास में जो ईवीएस है, साइकोलॉजी है या मैथ्स है, इंग्लिश है और हिंदी है, उसके बारे में कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। और जो अभी तक एग्ज़ाम में आया हुआ है उनके आधार पर जो मेन टॉपिक्स हैं वो सभी आपको क्लियर करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसमें किस तरह कोई दिक्कत हो या आपको ये PDF चाहिए तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।